आज हम संगम साहित्य को लेकर के बात करेंगे कि संगम एज क्या है, क्या लिटरेचर है, कहाँ कहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं, या एमए बीए के लोगों को कैसे लिखना चाहिए। वो तो सारी चीज़ें अलग हैं। ये तो अभी जीएस को लेकर के हैं। ये देखिए, ऐसा है कि आईएएस हो चाहे पीसीएस हो या फिर आपका कोई भी वन लाइनर एग्ज़ाम हो, जीएस में कोई ये दावा नहीं कर सकता कि यही चीज़ पूछेगा ही। तो हमको थोड़ा सा एक बड़े क्राइटेरिया को लेकर के चलना पड़ता है। हमें हर वो चीज़ जाननी पड़ती है, हर एक फैक्ट जानना पड़ता है जो आपसे पूछ सकता है। तो कहते हैं ना, जीएस का संसार सागर कैसा है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो किसी भी पॉइंट को नहीं छोड़ना, हमको हर एक पॉइंट पे ध्यान रखना है। तो आज हम संगम एज की बात करेंगे। ये जो आज की मैंने वीडियो बना रहा हूँ, ये सौजन्य से है, दृष्टि पब्लिकेशन की किताब है, वहाँ से मैंने ये संदर्भ उठाया है। तो आपको केवल ये देखना है कि क्या इम्पोर्टेंट है ना। सब नहीं पढ़ना, मैं सब नहीं पढ़ूंगा, उतना ही पढ़ूंगा जितना आपको ज़रूरत होगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, भारत के सुदूर दक्षिण के तीन ओर समुद्र से घिरा हुआ जो दक्षिण का भूभाग है, उसे तमिलकम कहा गया। क्या कहा गया बेटा? तमिलकम कहा गया। और इस तमिलकम को कहा गया दक्षिण भारत के विशेष संदर्भ में। और इसका एक क्रमबद्ध इतिहास हमको प्रारंभिक तौर पे कहाँ मिलता है? संगम साहित्य में मिलता है। संगम लिटरेचर, इसीलिए संगम साहित्य के आधार पर इसका नाम संगम काल कहा जाता है। संगम का अर्थ क्या है? तमिल कवियों का संघ या परिषद या संगोष्ठी, जिसे क्या था, पांड्य शासकों के द्वारा राजकीय संरक्षण प्राप्त था। ठीक है ना। तमिल के बारे में या संगम काल के बारे में जानकारी स्ट्रैबो, पेरिप्लस ऑफ द एशियन सी, प्लिनी, टोलमी आदि की रचनाओं से भी जानकारी मिलती है। तो संगम के आयोजन में तमिल कवि विद्वान एकत्रित होते थे और अपनी रचनाओं को क्या करते थे, वहाँ पर पढ़ते थे, सुनाते थे या कहते थे। अब देखिए, अगर देखा जाए तो ये जो संगम का सम्मेलन है वो तीन जगहों पर हुआ। तीन संगम काल के बारे में पता चलता है। तो ये जो संगम युग है, इसको देखिएगा, संगम के बारे में सबसे पहला उल्लेख कौन करता है? इरयन्नार अगप्पोरुल, इरयन्नार अगप्पोरुल। ठीक है ना। वहाँ से हमको इसका तमिल कवियों के संगम के बारे में पता चलता है। तो चलिए अब संगम की बात करें तो पहला संगम जिसकी बात करेंगे हम, पहले संगम की बात करें तो प्रथम संगम जो है पांड्य राजाओं की राजधानी मदुरई में, कहाँ पे हुआ? मदुरई में अगस्त ऋषि की अध्यक्षता में आयोजित हुई। ठीक है ना। कहाँ पे हुआ पहला संगम? पांड्य राजाओं के संरक्षण में मदुरई में हुआ, अध्यक्षता किए अगस्त ऋषि। इसमें 549 लोगों ने भाग दिया। ठीक है ना। और अगर देखा जाए तो ये प्रकाशन से कोई मतलब नहीं, ध्यान मत रखिएगा। 89 पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुआ और कहते हैं 44 वर्षों तक चला था। ठीक है ना। इसमें जो है अकट्टियम, परिपदाल, मुदुनारई, मुदुकुरुकु, कलरी आविरई आदि ग्रंथों की बात की जाती है, रचना की गई। लेकिन आज भी कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। तो ये अकट्टियम जो है अगस्त से संबंधित है, तो ये आप जानिएगा। ठीक है ना। 49 पांड्य राजा, सदस्यों की संख्या 549, अध्यक्षता अगस्त ऋषि, स्थान मदुरई, किसकी अथवा में? पांड्य राजाओं। कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, ध्यान रखिएगा। द्वितीय संगम की बात करें तो द्वितीय संगम कपाटपुरम यानी अलावाई जिसको कहते हैं, तो कपाटपुरम में द्वितीय संगम की आयोजन किया गया। इस संगम की अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने किया था। बाद में उसको आगे बढ़ाने का श्रेय किसको जाता है? तोल का पियर को जाता है।
क्या कहा जाता है, तोल कापियर को जाता है। इन्होंने ग्रंथ लिखा था व्याकरण संबंधी, तोल कापियम, कई बार एग्जाम में पूछता है तो जान लीजिएगा। तोल कापियम, इसमें 3700 रचनाकारों ने अपनी रचनाओं को प्रकाशित किया। इसमें 49, कितने 49, और इसमें आपने क्या लिखा 89, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, इधर 59 उधर 89 लोगों ने क्या किया, पांड्य राजाओं के संरक्षण में आयोजित हुआ। अब अगला है तीसरा, देखते हैं हम लोग तीसरा संगम। ये देखिए पहला मदुरई में हुआ, फिर मदुरई डूब जाता है, तो फिर अगला क्या होता है, कब तीसरा संगम होता है आपका पांड्य राजाओं के संरक्षण में मदुरई में पुनः होता है। इसकी अध्यक्षता नक्कीरर ने किया। तो पहला अगस्त, दूसरे वाले का अगस्त और तोल का पीएम दोनों ने किया था, और तीसरे वाले को नक्कीरर ने किया था। इसमें 449 कवियों ने अपनी रचना प्रकाशित की, और ये 1850 वर्षों तक चला। तृतीय संगम में संकलित की गई रचनाएं वर्तमान में उपलब्ध हैं, ठीक है ना। बाकी का देखो पहला दूसरे संगम का नहीं उपलब्ध है, इसका उपलब्ध है, ठीक है ना। तृतीय संगम को 49, कितने लोगों ने 49, तो एक तो आपका 89, 59, 49, रटना आसान है, 99 तो सब में है, ठीक है ना। बस आपको रखना है 89, 59 और 49। 49 पांड्य शासकों ने संरक्षण किया। इसमें नेतुथोकई, कुरुंथोकई, नत्रनई, एंकु कुरनूर, पदित्रपुट्ट, पदित्रुपट्ट, नुत्रई बथु, परिपादल, कूथु, वरी, पैरिसे, सित्रसई, ये सारी रचनाएं हैं। कुछ को रट लो, वही ज़्यादा वैसे पूछता नहीं। तो इस प्रकार से आप देखें, प्रथम संगम की अध्यक्षता अगस्त ऋषि, दूसरे का अगस्त ऋषि और तोलकापियर, तीसरे का नक्कीरर। तीनों के संरक्षक कौन है, पांड्य। पहला और तीसरा मदुरई में, दूसरा केवल कपाटपुरम में, ठीक है ना। सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, 549, 59, 49, ठीक है। ये 89 था ना, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए संगम ग्रंथों की जब रचनाएं की गई ठीक है ना, संगम काल में, तो उन्हें संगम साहित्य कहते हैं। इसमें प्रेम और राजाओं की प्रशंसा पे अधिक जोर दिया गया है। लेकिन कुछ रचनाओं को अगम कहा गया। इसमें राजाओं की प्रशंसा, सामाजिक जीवन, नैतिकता, रीति रिवाज इत्यादि रचनाओं को क्या कहा गया, पूरम। तो जहाँ पर प्रेम संबंधी पहलुओं पर आधारित रचनाओं को अगम कहा गया, वही राजाओं की प्रशंसा, सामाजिक जीवन, नैतिकता, रीति रिवाज की रचनाओं को पूरम कहा जाता है। तो अगम और पूरम जान लीजिए। अब देखिए संगम साहित्य को मोटे तौर पे 3 भागों में बांटते हैं। पथुपातु, इत्तुथोकई, पदीनेन कील कनकु। तो पथुपातु क्या है, ये 10 पदों का संग्रह होता है, ठीक है ना। इन सचित पदों को नेडू जलीयन के और चोल राजा करिकाल के समय की जानकारी मिलती। किसमें, पथुपातु। पूछ देता एग्जाम में कि किसमें पांड्य शासक नेडू जलयन या करिकाल के विषय में सूचना मिलती थी, किसमें, पथुपातु। दूसरा क्या, इत्थुथोकई। इत्थुथोकई ये 8 कविताओं का संग्रह है। ये 10 था पथुपातु, ये इत्थुथोकई क्या 8 कविताओं का संग्रह है। इसमें संगम काल के राजाओं के नाम, तत्कालिक समाज का विवरण है। ये कविताएं प्राचीन तमिल साहित्य की उत्कृष्ट कृतियां मानी जाती हैं। अब अगला देखिए, पदिनेन कील कनकु। ये क्या, पदिनेन कील कनकु क्या 18 छोटी कविताओं का संकलन है। इन कविताओं में तिरुवल्लुवर द्वारा रचित तिरकुलर या कुरल रचना, तिरुवल्लुवर की क्या रचना है, पूछ देता कई बार। कुरल किसकी रचना है, तिरुवल्लुवर की, या तिरुवल्लुवर की रचना कौन है, कुरल या कुरल, ठीक है ना। इस रचना में राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, आचार शास्त्र आदि प्रेम जैसे विषय सम्मिलित हैं। अब महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या है जरा देख लीजिएगा, जिससे क्वेश्चन पूछते हैं। तोलकापियम किसकी रचना है, तोलकापियर की, व्याकरण संबंधी ग्रंथ है। तिरुकुलर कुरल या कुरल किसकी रचना है, तिरुवल्लुवर।
वल्लुवर की रचना है कुरल। अहनानुरु रुद्र शर्मन मरुगरुपादई नकिरर शिलपादिकारम इलंगो आदिगल मणिमेखलई शीतलई सत्रनार जीवक चिंतामणि तिरुतक्क देवर। तो विशेष तौर पे ये छौ के छौ इंपॉर्टेंट है। तोलकापियम, तिरुवल्लुवर कुरल, रुद्र शर्मन अहनानुरु, नकिरर मरु गरुड़पादई इलंगो आदिगल शिलपादिकारम शीतलई सत्रनार, क्या हो गया आपका मणिमेखलई तुरु तक्क देवर जीवक चिंतामणि। तो ये सारी चीज आपको जानना चाहिए। अब देखिए ये शिलपादिकारम मणिमेखलई जीवक चिंतामणि ये सब महाकाव्य हैं। दो और थे वलयपति कुंडल केसी, अब ये उपलब्ध नहीं है। देखिए शिलपादिकारम को इलियड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलियड। और मणिमेखलई को ओडिसी कहा जाता है। तो शिलपादिकारम क्या है? चेर सारस शासक जो हैं सेन गुट्टवन के भाई इलंगो आडिगल ने इसकी रचना की थी। यह एक प्रेम कथा आधारित ग्रंथ है। इसकी नायक कौन था? कोवलन, और नायिका थी कर्णगी। ठीक है ना? थोड़ा सा ये जान लीजिएगा तो आपको एक और क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो कोवलन की मृत्यु हो जाती है तो कोवलन क्या करता है? कर्णगी की उपेक्षा करके माधवी नामक एक वेश्या से प्रेम करता है। बाद में जब सब कुछ गवा करके वो घर लौटता है तो कर्णगी अपनी एक नुपुर जो होता है पाजेब पैर में पहनने वाला, वो कोवलन को दे देती है। कोवलन से कहती जाओ इसको बेच करके जो कमाओगे उसी से व्यापार शुरू कर लेना। कोवलन जाता है, अचानक रानी का हार चोरी हो जाता है। अरे वो पाजेब उनका, तो जिस जगह पे वो जाता है असल में वही रानी का हार चोरी करके बैठा हुआ था सेठ। तो क्या हुआ कि सेठ ने इसको आरोप लगा दिया और कोवलन की हत्या कर दी जाती है। तब कर्णगी ने क्या किया? श्राप दे दिया। ठीक है ना? और क्या हुआ? पूरा पांड्य साम्राज्य धू धू करके जलने लगा। ये नेडू जलयन के समय का समय है। तो नेडू जलयन का पूरा राज्य क्या होता है? जलने लगता है। अब बाद में नेडू जलयन ने आत्महत्या कर ली। ठीक है ना? तो फिर बाद में सेन गुट्टवन के जो भाई था इलंगो आडिगल ने, ठीक है ना, ये शिलपादिकारम की रचना की। तो ये चेरों यानी केरल के थे। अच्छा, मणिमेखलई की बात करें तो मदुरा के एक बौद्ध व्यापारी थे शीतलई सत्यनार। ध्यान रखिएगा, एक में जैन प्रभाव है तो दूसरे में बौद्ध प्रभाव है। ध्यान रखिएगा। तो मणिमेखलई बौद्ध धर्म से प्रेरित है, तो इसको बौद्ध व्यापारी शीतलई सत्यनारायण ने लिखा। इसमें मणिमेखली कौन थी? उसी कोवलन और वैश्या की पुत्री थी मणिमेखलई। ठीक है ना? तो ये उसकी अगली कहानी है। तो इसको ओडिसी का खिताब दिया जाता है, ओडिसी कहा जाता है। तो वो इलियड, इसको ओडिसी कहा जाता है। तो कौन? शीतलई सत्यनार का मणिमेखलई ओडिसी कही जाती है, और इलियड जिसको कहा जाता है इलंगो आडिगल का शिलपादिकारम। अब देखिए जीवक चिंतामणि की बात करें, इसके लेखक कौन थे? जैन धर्मावलंबी तुरुतक्क देवर थे। ठीक है ना? जीवक का कुल 8 विवाह हुआ था और गृह जीवन के बाद परिवार का त्याग करके वो जैन धर्म अपना करके संन्यास ले लिया। तो इसको मणमूल भी कहा जाता है। अब देखिए, ये तो आप जान गए ये महत्वपूर्ण किताबें। अब राजनीतिक इतिहासों की बात करें तो संगम साहित्य से हमें प्रमुख रूप से चेर, चोल और पांड्य राजाओं के विषय में जानकारी मिलती है। जो चेर है केरल का क्षेत्र आप देख रहे हो, जबकि चोल और पांड्य क्या है? आपके तमिलनाडु के क्षेत्र में शासन कर रहे थे। तो मदुरई या क्या है? पांड्यों का, तंजौर चोलों का राज्य था। तो अब देखो चोलों की अगर हम बात करें, सबसे शक्तिशाली राज्य है
इसका राज्य पेन्नार और वेल्लारू नदियों के बीच में स्थित था। यह पांड्य राज्य के उत्तर पूर्व में अवस्थित था। इस राज्य को चोल मंडलम या कोरो मंडल कहा जाता था। इसका मुख्य केंद्र कौन था? उरयूर था। चोल शासकों का राजकीय चिन्ह क्या था? बाघ था। अब देखिए आगे कहते हैं चोल सत्ता की स्थापना एलारा नामक व्यक्ति ने 50 वर्ष क्या किया था? श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया और 50 वर्षों तक शासन किया। करिकाल यही सबसे ज़्यादा प्रतापी राजा है ना। अब जरा इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग, मेन पॉइंट देखिए। करिकाल जो है अपने समकालीन चेर और पांड्य राजाओं को पराजित किया था। कावेरी नदी घाटी में अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर लिया। यह एक ब्राह्मण मतावलंबी था, ठीक है ना। इसकी राजधानी कहाँ थी? पुहार, जिसको आज कावेरी पत्तनम, ठीक है ना, कहते हैं। तो पुहार इसकी राजधानी थी। इसने 160 किलोमीटर लंबा बांध बनवाया था। अगर बात करें किस ग्रंथ से करिकाल के बारे में कहा जाता है कि करिकाल संगीत के सप्सरों का विशेषज्ञ था, तो वो था पेरु नानुपादे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखा जाए तो करिकाल वह था जिसने चोलों का क्या किया था? विकास किया था। करिकाल के बाद चोलों की शक्ति कमजोर पड़ने लगी, ठीक है ना। अब बाद में यही चोल सत्ता कब? बहुत बाद में, करीब 9वीं शताब्दी के आसपास अगर देखा जाए तो 600 वर्ष के बाद विजयालय के नेतृत्व में फिर से इसका उत्थान होता है। अब हम बात करें चेरों की। देखिए इसका उल्लेख अशोक के अभिलेखों में केरल पुत्र के रूप में मिलता है। इनको चेर कहते हैं। मालाबार का तटीय इलाका जो है केरल का, त्रावणकोर और कोच्चि तक जो फैला हुआ था। इनका चिन्ह क्या है? धनुष। उनका क्या था? बाघ। इनका क्या है? धनुष। इसके प्रतापी राजा कौन थे? उदयन चेरल। उदयन चेरल के बारे में कहा जाता है कि यह महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले वीरों को इसने भोजन कराया था। उदयन चेरल ने अधिराज की उपाधि धारण की थी, ठीक है ना। कहते हैं जनता के लिए इसने क्या किया? पाकशाला बनवाया था, भोजनशाला। एक क्या है? नेडुजरेलियन आदन। इसने भी अधिराज और इमय वरम्बन की उपाधि धारण किया था, ठीक है ना। कहते हैं नेडुजरेलियन ने क्या किया? नौसैनिक युद्ध में नेदुजिरल, ठीक है ना, हराया था। यवन व्यापारियों को बंदी बना करके उनसे बहुत सारा धन लूटा था। अगला कौन है? सेनगुट्टवन। सेनगुट्टवन क्या है? लाल चेर के नाम से। कई बार क्वेश्चन इन्हीं से पूछा जाता है कि लाल चेर किसको नाम से जानते हैं? तो सेनगुट्टवन। सेनगुट्टवन क्या है? चेर शासक है। इसी का भाई था इलंगो अडिगल, जिन्होंने शिलापादिकारम लिखा था। इसके समय में सबसे बड़ी बात है पत्नी पूजा का या कर्णगी पूजा का आरंभ हुआ था। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? सेय्य, ठीक है ना। इसको पांड्य शासक नेडुजलयन ने पराजित किया। अब देखिए पांड्य राज्यों की बात करें तो कावेरी के दक्षिण में स्थित था। इसकी राजधानी मदुरई थी, ठीक है ना। और इसमें तिरुनेलवल्ली और त्रावणकोर का भी कुछ क्षेत्र सम्मिलित था। पांड्य राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख मेगस्थनीज करता है, ठीक है ना। और यह क्षेत्र मोतियों के लिए बड़ा ही प्रसिद्ध था। पांड्यों की राजधानी थी मदुरई और इनका राज चिन्ह था मछली। क्या था? एक कार्प नामक मछली है, तो मछली है। पांड्य राज का उल्लेख माबर नाम से किया जाता है। मेगस्थनीज ने किस रूप में किया? माबर नाम से। इसका शासकों की बात करें तो पहला पांड्य शासक कौन था? नेडियोन प्रथम, ठीक है ना। और इसने समुद्र पूजा प्रारंभ किया था नेडियोन ने, ध्यान रखिएगा। अब नेडुजलयन की बात करें, वो नेडुजिरल था, ये नेडुजलयन है, ठीक है ना। कहते हैं नक्किरर, मामूडी, मरुदन जैसे प्रसिद्ध कवियों ने नेडुजरैयल पर कविताएं लिखी, ठीक है ना, जो पत्तु पात्र में संकलित है। मदुरई कांजी नामक एक रचना जिसमें मदुरा और पांड्यों से संबंधित थी, इसमें नेडुजलयन को कुशल शासक बताया गया है, ठीक है ना। नेडुजलयन ने चेर राजा सेय, हाथी की आंख वाला को क्या किया था? पराजित किया था।
संगम ग्रंथों के साथ नेडुजलैयन ने रोमन सम्राट आगस्टस, वही से जो अंतिम वाला शासक था उसको कह रहा हूँ, है ना, ये से उसको पराजित किया था। रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में इसने अपना दूध भेजा था। किसने? नेडुजलैयन ने। इसने वैदिक धर्म को प्रोत्साहन दिया। ऐसा कहा जाता है कि शिलापादिकारम की रचना इसी के काल में हुई, जिसने निर्दोष कोवलन को चोरी के इल्जाम में फांसी की सजा दी और पांड्यों की राजधानी मदुरई नेडुजलायन के समय में व्यापारिक सांस्कृतिक क्रियाकलापों का केंद्र थी। ठीक है ना। उसके बाद हमको कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? नल्लीवरकोडन। अब देखिए आगे जो इम्पोर्टेंट है वो जान लीजिएगा। देखिए प्रणाली कैसी? राजतंत्रात्मक है, गणतंत्रात्मक नहीं है, वंशानुगत है, जिसमें राजा की शक्ति सर्वोच्च होती है। राजा प्रतिदिन अपनी सभा में प्रजा को कष्ट को सुनता था। ठीक है ना। तो जो राजसभा होती थी उसको कहते थे नालवई। ठीक है ना, नालवई। इस काल के अधिकांश शासक क्या थे? ब्राह्मण मतावलंबी थे। ठीक है ना। तो अब देखिए इस काल में जो शासक युद्ध प्रेमी होते थे, युद्ध में वीर गति को शुभ कार्य माना जाता था। अच्छा, इस काल में राजा की निरंकुशता पर अंकुश लगाने के लिए 5 समितियों का गठन था। मंत्री को कहते हैं अमैचार, पुरोहित को पुरोहितार। ये तो आसान है। ठीक है ना। अमात्य से अमैचार समझ लेना, पुरोहित से पुरोहितार, सेना नामक को सेनापति को सेनापतियार, राजदूत को दूतार और गुप्तचर को ओर्रार। तो कई बार क्वेश्चन क्या पूछता है? ओर्रार से, क्योंकि ये सब मिलते जुलते नाम हैं। तो ओर्रार किसे कहते थे? गुप्तचरों को। अब अगर देखें तो नगरीय और ग्रामीण प्रशासन की बात करें तो राज्य की विभिन्न छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक इकाई का अपना एक प्रशासनिक अधिकारी होता था। नगरीय और ग्रामीण प्रशासन में मनोरम का प्रमुख योगदान था। इसका योगदान था बेटा मनोरम। तो देखिए इसको बांटेंगे प्रशासन को, तो सबसे पहले क्या आएगा? मंडलम। मंडलम संपूर्ण राज्य को कहते हैं। उससे छोटा नाडु, जिसको प्रांत कहते हैं। उससे छोटा है उर, यानी नगर या बड़े ग्राम को उर कहते थे या पेरूर कहते थे। छोटे गांव को सिरूर कहते थे और पुराने गांव को मुडूर कहते थे। ठीक है ना। तो ये आप इसको रट लीजिएगा, कई बार पूछ लेता है। छोटे ग्राम की सभा को अवई कहते थे। तटीय शहर को पट्टिनम, सार्वजनिक स्थल को पोडियाल, प्रमुख सड़क को सालई और नगर की प्रमुख गलियों को तेरू कहा जाता था। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी, जिसको छोटे ग्राम को क्या कहते थे? अवई कहते थे। ठीक है ना। तो हमने क्या कहा था? अवई कहते थे। और बड़े ग्राम को क्या कहेंगे? उर कहेंगे। ठीक है ना। छोटा ग्राम सिरयूर। अब जान लीजिएगा प्रमुख नगर उरयूर, ये चोलों की राजधानी थी। इसके अलावा कौन सी थी? पुहार। ये सूती कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था। एक बार क्वेश्चन पूछा था ये उरयूर का। पुहार क्या है? चोलों की समुद्र तटीय राजधानी थी। यह एक प्रसिद्ध बंदरगाह भी था पुहार। करिकाल के समय में पुहार उसकी राजधानी भी थी। पांड्यों की राजधानी मदुरई, चेरों की राजधानी करयूर या वांजी थी। पांड्यों की तटीय राजधानी कोरकई और चेर कालीन प्रसिद्ध बंदरगाह क्या था? मुसरी यानी मुजरिस थी। यहीं से यवन प्रिया का क्या किया जाता था? भेजा जाता था। सैनिक व्यवस्था की बात करें बेटा तो इस काल के राजा युद्ध प्रेमी होते थे, पेशेवर सैनिक होते थे। सेना के कप्तान को एनाडी कहते थे। सेना को रथ, हस्ती, हाथी दल, घुड़सवार, पैदल सेना में विभाजित किया गया था। आगे की टुकड़ी को तूसी, पिछले की टुकड़ी को कुलई कहते थे। युद्ध में अगर कोई सैनिक शहीद हो गया तो उसकी मूर्तियां बनाई जाती थी, जिस पर उनका नाम और उनकी उपलब्धियां अंकित की जाती थी। चोलों और पांड्यों के शासनकाल में नागरिक और सैनिक पदों पर बेल्लाल यानी धनिक किसान होते थे। कहते थे कि राजा अपने निवास स्थान की सुरक्षा के लिए सशस्त्र महिलाओं को तैनात करते थे। कर प्रणाली की बात करें तो भूमिकर, नगद या अनाज दोनों रूप में वसूल किया जाता था। युद्ध से लूटा हुआ धन भी इनका एक मुख्य साधन था। कर अदा करने वाले क्षेत्र की एक प्रसिद्ध इकाई थी वारियम वारी, और उस इकाई से कर वसूल करने वाला अधिकारी कौन था? वारियार था। भूमि निवर्तन के अनुसार भूमि मापी जाती थी।
ठीक है ना। तो माँ और वेली भूमि माप की क्या थे, इकाई थी। यहाँ कर देने के लिए अनाज को अम्बानम तौला जाता था, जो कि सबसे बड़ा तौल था। छोटे तौल कौन थे, नाली, उलाकू, अलाक इत्यादि थे। तो इस प्रकार से आप देखें तो माँ और वेली भूमि की दो प्रसिद्ध माप थे। भूमिकर को इरय, चुंगी को उलगू या सुंगम कहते थे। राजा को अदा किया जाने वाला कर उडमई या पादु कहलाता था। जबरन वसूला जाने वाला कर इरादू कहलाता था। अगर हम सामाजिक जीवन की बात करें तो उत्तर भारत की तरह संगम काल के समाज भी वर्ग भेद पर आधारित था। ये वर्ण थे अरसर, शासक को क्या कहते थे, अरसर। सुड्डुम ब्राह्मण, बेल्लाल किसानों को कहते थे। वेनिगर व्यापारी, पूछ लिया एक बार क्वेश्चन, असिस्टेंट प्रोफेसर भी पूछा था। पुलयन दस्तकार। तो संगम समाज में राजा के बाद ब्राह्मणों का सबसे ज़्यादा सर्वोच्च स्थान था, ठीक है ना। उनके बाद बेल्लाल यानी किसान आते थे, ठीक है ना, जो कृषि का। और वेनिगर क्या है, व्यापारी थे। दस्तकारों का वर्ग पुलयन कहलाता था। पशु के चमड़े से चारपाई और चटाई बनाने का काम करते थे लोग। इस समय दक्षिण भारत के राज्यों का आर्यीकरण हो चुका था और वैदिक यज्ञ भी होते थे। इस काल में स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित थी, जिसको कहते थे कलंजू। ये भी पूछ देता है, उस काल की मुद्रा को क्या कहते थे, संगमकाली मुद्रा को, स्वर्ण मुद्रा को? सोने की मुद्रा है वो, क्या बेटा, कलंजू, ठीक है ना। तो ब्राह्मण मांस खाते थे, ताड़ी पीते थे, समाज में से बुरा नहीं मानते थे। संगम काल में स्त्रियों की दशा अच्छी थी। दरबारों में गायकों के साथ नर्तकियां नाचती थी, जिन्हें पाड़र या विडलियर कहा जाता था। संगम काल में क्या थी, छुआछूत था, लेकिन दास प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है। तोल का पीएम में बताया गया कि संगम काल में विवाह को संस्कार के रूप में मान्यता दी गई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर 8 प्रकार के विवाह की चर्चा तोल का पीएम में किया जाता है, ठीक है ना। तो अग्निदाह समाधिकरण दोनों विधियाँ थी। समाज में सती प्रथा का प्रचलन था और विधवाओं की दशा बड़ी ही दयनीय थी। तो ये जान लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। सती प्रथा का प्रचलन था दक्षिण भारत में और विधवाओं की दशा दयनीय थी। अगर हम धार्मिक व्यवस्था की बात करें तो यहाँ ब्राह्मण, बौद्ध, जैन 3 मत हैं। इस युग में धार्मिक कर्मकांड और आध्यात्मिक अवधारणाओं का विकास हो चुका था और मानव रूपी देवताओं की पूजा विविध रूप से होती थी। यहाँ के सबसे प्रमुख देवता थे मुरुगन, और मुरुगन का एक नाम क्या है, सुब्रमण्यम। इनका प्रतीक क्या था, कक्कुट यानी मुर्गा, और इनके लिए नृत्य जो किया जाता था वो था वेल नाडल। तो मुरुगन या सुब्रमण्यम, जो भी पूछे एग्जाम में, कार्तिकेय देवता, स्कंद देवता, कुमार देवता के बारे में बात करना। तो जो पर्वतों पर रहने वाले जो शिकारी थे वो मुरुगन देवता की पूजा करते थे, और मछुआरे और तटवर्ती क्षेत्र के लोग वरुण देवता की पूजा करते थे। किसान लोग मरुदम यानी इंद्रदेव, तो इंद्रदेव का नाम क्या है, मरुदम, और इनके लिए एक वार्षिक उत्सव होता था पुहार में। मरियम्मा जो शीतला माता देवी हैं, है ना, चेचक की, तो मरियम्मा देवी की पूजा होती थी। संगम काल में शिव, अर्धनारीश्वर, अनंत साई, विष्णु, कृष्ण, बलराम आदि देवताओं की भी उपासना लोकप्रिय थी। कोरवाई विजय की देवी है, माँ दुर्गा को क्या कहा गया, कोरवाई कहा गया है, ठीक है ना। इस काल में बौद्ध धर्म, जैन धर्म का भी विकास हुआ। वन की देवी को क्या कहा गया बेटा, कुडू रैकर डाउल, या कह सकते हो कुडुरैकर डाउल, है ना। तो कुडुरैकर डाउल मतलब यही दुर्गा देवी हैं, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर शिव आख्यान, वामनावतार, रासलीला इत्यादि कथाएं प्रचलित थी। संगमकालीन आर्थिक स्थिति की बात करें तो दक्षिण भारत की भूमि तो बहुत उर्वर है, तालाबों से सिंचाई होती थी। यहाँ के प्रमुख फसल धान, गन्ना, रागी, कुल्थी और जौ प्रमुख फसलें थीं। इस काल के मछली उत्पादन, जहाज़ों के निर्माण, कताई बुनाई, ये सब महत्वपूर्ण उद्योग थे। यहाँ पर चेरों का जो है काली मिर्च, हल्दी, मछली, कटहल, भैंस आदि के लिए प्रसिद्ध था। तो इसी काली मिर्च को यवन प्रिया कहते थे। क्या कहते थे,
यवन प्रिया कहते थे, ध्यान रखिएगा। और संगम कालीन राज्यों की मुख्य फसल क्या थी? चावल थी। संगम काल में वस्तु विनिमय के द्वारा विनिमय होता था, आयात होता था घोड़ा, सोना, चांदी, तांबा, रागा, सीसा, गदला, कांच, शराब, दोहत्थे, कलश, मुद्राएं, पुखराज इत्यादि का। और निर्यात किया जाता था जटामासी यानी मसालों का, तेजपत्ता, काली मिर्च, वस्त्र, मलमल, विलासिता के सामान, कछुए को खोपड़ी, मोती इत्यादि यहाँ से भेजे जाते थे। तो संगम काल में कृषि की अतिरिक्त संपन्नता का कारण बाह्य और आंतरिक व्यापार दोनों था। जो बड़े बड़े बंदरगाह थे इस काल में, वो प्रसिद्ध नगरों के रूप में प्रसिद्ध थे। तोंडी, मुसरी, पुहार, साल्यूर आदि क्या थे? प्रमुख बंदरगाह थे। कहते हैं कि यहाँ पर यवन व्यापारी अपने जहाज़ों से यहाँ सोना लाते थे और यहाँ से काली मिर्च, मोती, कीमती रत्न, पर्वतों की अमूल्य वस्तुएं ले जाते थे। रोमन सम्राट अगस्टस के सिक्के पुहार, मुजरिस और अरिकामेडू से मिले हैं, ध्यान रखिएगा, अरिकामेडू से। यहीं से एरेटाइन मृदभांड जो है मिलता है। इसके अलावा अगर देखा जाए, गंगा घाटी से गोदावरी घाटी के लिए दक्षिणापथ का मार्ग जाता था। कौटिल्य ने तो दक्षिण मार्ग के लिए कई नाम गिनाए हैं, लेकिन विशेष रूप से मोती, रत्न और स्वर्ण के लिए यह क्षेत्र बड़ा ही प्रसिद्ध था। अगर देखा जाए तो इस काल में पूर्वी तटों की अपेक्षा पश्चिमी तटों की बंदरगाहों की संख्या अधिक थी। जो पश्चिमी तट कौन थे? नौरा, तोंडी, मुसरी, नेल्सिडा, ठीक है ना, ये पश्चिमी तट पर अवस्थित थे। तिरुकाम्युलियर नामक स्थान पर चोल और पांड्य राज्यों के संगम स्थल रूप में जाना जाता था। यहाँ पर रोम के अलावा मिस्र, अरब, चीन और मालदीव के साथ भी व्यापार होता था। और इसके अलावा अगर यहाँ कारवा की बात करें तो यहाँ के सार्तवाह को मासा तुवान कहते थे और समुद्री सार्तवाह को कहते थे, काफिले के प्रमुख को मानामिकन कहा जाता था। ये भी इम्पोर्टेंट है, जानिएगा। मुझे उम्मीद है ये संगम आपको समझ में आ गया होगा।